एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगवान को देखते हैं जो जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे जियालियांग का कॉल आ जाता है। काम खत्म करने के बाद वो जैसे ऑफिस से बाहर जाती है तो वो उसका नीचे इंतजार कर रहा था। चैंगवान उसे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक हम दोनों अपने बारे में अच्छे से सोच न ले। पर वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जब चैंगवान नहीं मानती तो बार बार हॉर्न बजाने लग जाता है, इसलिए चैंगवान को उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसे यहाँ से अब एक फ्लैट में लेकर जाता है और बोलता है कि मेरे डैड ने ये घर हमारे लिए लिया है और हम शादी के बाद यहाँ पर रहेंगे। पर चैंगवान बोलती है कि अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स के दिए हुए घर में रहेंगे तो शादी के बाद उनका काफ़ी इंटरफेरेंस रहेगा, इसीलिए अगर तुम्हें घर लेना है तो वो हम दोनों साथ में मिलकर ले लेंगे। जो सुनकर जियालियांग उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ी सी ना रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए। शंघाई में घर कितने ज़्यादा महंगे हैं, हम दोनों मिलकर उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो फिर उसे बैल्कनी से यहाँ का व्यू दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो चैंगवान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ एक वॉशरूम शेयर नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा कि जब तुम काम कर रहे होगी तो तुम्हारे पेरेंट्स बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए तुम्हारे रूम में आ जाएंगे। यहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो और अगर तुम्हें घर पसंद नहीं आया तो मैं अपने डैड से बोल दूंगा इसे चेंज करने के लिए। तुम अपनी पसंद का घर चूज़ कर सकती हो, यहाँ तक कि मैं इस घर की ओनरशिप भी तुम्हारे नाम पर करवा दूंगा। जो सुनकर चैंगवान उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड मुझे घर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनकी बिडिंग प्रोसेस में हेल्प करूं। इस पर जियालियांग कहता है कि हाँ, अगर तुम हमारी हेल्प कर दोगी तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि दाइशान कंपनी तुम्हारी भी तो होने वाली है ना, इससे तुमको भी फायदा होगा। लेकिन चैंगवान उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है और ये घर भी लेने से मना करके वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम जाओ को उसके ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं जहाँ का प्रिंटर खराब हो गया था और जब वो उसमें चेक करता है तो कुछ पेपर अटका हुआ था। जब वो उस पेपर को रीड करता है तो उसमें पार्टी में शिन फैमिली का नाम लिखा हुआ था और पार्टी बी में चैंगवान का। इधर जब चैंगवान जा रही होती है तभी जाओ से कॉल करके बताता है कि कैसे शिन फैमिली ने उसके लिए एक प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट बनवाया है ताकि कहीं शादी के बाद जब वो उसे डिवोर्स दे तो उसकी आधी प्रॉपर्टी ना मांग ले। जो जानकर चैंगवान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जियालियांग से बोलती है कि एक तरफ तुम लोग मेरे भाई की जॉब परमानेंट करवा रहे हो और मुझे एक घर गिफ्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम मुझसे वो एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन मैं तुम्हारे पैसे की वजह से तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जियालियांग को इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो यहाँ पर चैंगवान को समझाने की कोशिश करता है कि ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, पर फिर उसे लगता है कि ये शायद उसकी मॉम ने किया होगा। लेकिन चैंगवान अब सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो उसे कहती है कि ना तो मैं एक घर लेने वाली हूँ और ना ही उस एग्रीमेंट पर साइन करने वाली हूँ और आखिर तुम लोग शादी के अंदर बिजनेस की चीज़ें क्यों घुसा रहे हो। जो सब सुनकर जियालियांग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर शादी करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तो चैंगवान भी बोलती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाकर अब याओ की दी हुई एडवाइस के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे जाओ का कॉल आता है जिसकी ऑफिस से छुट्टी हो गई थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो ज़रूर इस बात को लेकर अपसेट होगी। जाओ चैंगवान से बोलता है कि वो लोग कितने ज़्यादा बेकार हैं, वो तुमसे एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हद हो गई और मैं तुम्हें इस तरीके से सफ़र करता हुआ नहीं देख सकता। चैंगवान उसे यहाँ पर वो घर की बात भी बताती है और कहती है कि उनकी नज़रों में हर गिफ्ट की एक कीमत है, वो ये सब कुछ अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं और मैंने इस बारे में सोच लिया है कि अगर दो फैमिली एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करती है और ना ही किसी म्यूचुअल डिसीजन पर पहुंच पाती है तो ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। जो बात अगर जियालियांग रियलाइज़ कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और हम दोनों एक दूसरे को लेट गो कर सकते हैं। वो साथ ही ये भी बोलती है कि लाइफ तो अभी आगे बहुत ही लंबी है और क्या पता किस दिन मैं भी एक बॉस बन जाऊँ। जो सुनकर याओ उसके डिसीजन से एग्री करता है और हर चीज़ में उसके साथ देने के लिए बोलता है। तो चैंगवान उससे माफ़ी मांगती है कि इस सब की वजह से उसे भी सफ़र करना पड़ रहा था, पर वो बोलता है कि नहीं, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो लॉ फर्म में अच्छे से काम कर रहा है। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी वहाँ से जॉब छोड़ देगा। चैंगवान फिर ये सारी बातें उसे घर पर बताने से मना करती है क्योंकि इससे मॉम कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक वगैरह करने लग जाती। तभी उन्हें मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि एक गुड न्यूज़ है, इसलिए ये दोनों फटाफट से घर पर जाते हैं जहाँ पर मॉम ने इनके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया हुआ था। मॉम यहाँ पर उन्हें बताती है कि उनका एक घर डिमोलिश होने वाला है जिसके कंपनसेशन के उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। उस पैसों से वो लोग चैंगवान की शादी के लिए डॉलर इकट्ठा करेंगे और जो बचे हुए पैसे होंगे उसे सिटी के बाहर एक घर ले लेंगे। जो सुनकर चैंगवान बोलने लग जाती है कि उन्हें सिटी के बाहर घर नहीं लेना चाहिए बल्कि वो लोग सिटी के अंदर ही घर लेंगे क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पर घर लेंगे तो जाओ को ऑफिस आने जाने में बहुत ही ज़्यादा देर लगेगी और वो मॉम को उसकी डाउरी की चिंता करने से मना करती है। वो कहती है कि मेरे पास भी सेविंग है, लेकिन मॉम बोलती है कि हम घर तो सिटी के बाहर ही लेंगे और जाओ थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो क्या हो गया, वो मेट्रो से ऑफिस आ जा सकता है। जो सुनकर चैंगवान को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाओ इस चीज़ के लिए मान जाता है और फिर सभी लोग साथ में अच्छे से खाना खाने लग जाते हैं। सीन अब यहाँ से जियालियांग पर आता है जो कि गुस्से में अपने घर में जाता है
और चिल्लाते हुए अपनी मॉम से प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट के बारे में पूछने लग जाता है और कहता है कि मैं इस घर का एक ही बेटा हूँ और मेरे लिए शादी करना इतना मुश्किल क्यों है, आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। पर जाली उसे कहती है कि हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है, वरना तुम तो एकदम बेवकूफ बन जाओगे। इस पर जियालियांग कहता है कि मुझे पता था कि इस सब के अंदर तुम्हारा हाथ जरूर होगा। वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो अपनी बच्ची को नैनी के पास क्यों छोड़ा हुआ है, खुद उसका ख्याल क्यों नहीं रखती। जो सुनकर जाली उसे बोलती है कि एक तो मैं तुम्हें बेवकूफ बनने से बचा रही हूँ, देखना वो तुम्हें जरूर धोखा देगी। तो जियालियांग कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम्हें इस सब में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त डैड आ जाता है, इसीलिए सब लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन डैड ने उनको आर्ग्यूमेंट करते हुए सुन लिया था। वो जब पूछते हैं कि क्या बात है तो जियालियांग बता देता है कि कैसे इन लोगों ने चैंगवान के लिए प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट बनवा रखा था उसे साइन करवाने के लिए। मॉम यहाँ पर खुद को डिफेंड करते हुए बोलती है कि रिच फैमिली ऐसे एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पर डैड गुस्से में चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि चैंगवान की वजह से याओ अभी मुझसे बात करने के लिए तैयार हुआ है और तुम लोग मिलकर सब कुछ खराब करने लग गए। मैं दिन रात इस बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छी लाइफ दे सकूं, पर तुम लोगों की मुझे परेशान करना बंद ही नहीं करते। ये बोलकर वो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और जियालियांग भी गुस्से में अपनी मॉम और सिस्टर से लड़ाई करके यहाँ से चला जाता है। सीना वापस से चैंगवान के घर पर आता है जहाँ पर मॉम और डैड सोच रहे थे कि वो सिटी के बाहर कल घर देखने के लिए चलेंगे। बातों ही बातों में डैड यहाँ पर मॉम से माफ़ी मांगते हैं कि वो ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर पाए और उन्हें ऐसी लाइफ दी। लेकिन मॉम बोलती है कि अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं एक पुअर विलेज से बिलोंग करती थी और मैं ही तो शंघाई में रहना चाहती थी ना, और मैं तुम्हारे साथ शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, हमारे इतने प्यारे बच्चे हैं। डैड यहाँ पर मॉम को बोलते हैं कि जो डिमोलिशन का पैसा आएगा ना उससे हम लोग एक 3 बेडरूम वाला घर लेंगे। जो सारी बातें सुनकर चैंगवान अपने रूम से बाहर आती है और बोलती है कि आप लोग सिटी के बाहर घर नहीं लेंगे, आप लोग यहीं पर घर लेंगे। वो उन्हें बताती है कि मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, इसीलिए अब आप लोगों को मेरी डाउरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिटी के अंदर एक पुराना घर ले लेंगे, अगर पैसा कम पड़ेगा तो मैं लोन ले लूंगी, लेकिन हम लोग यहीं पर रहेंगे। बेचारा जाओ इतने टाइम से बालकनी में सोता है, अब टाइम आ गया कि उसका भी एक बेडरूम होना चाहिए। और अगर आप लोग मेरे लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस करते हैं तो मुझे भी ऐसी खुशी नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग यहीं पर कर लेंगे और इस बार आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। ये बोलकर वो सभी लोगों को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है, जिसकी ये बातें सुनकर मॉम भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम वोयो को देखते हैं जो कि मास्क वगैरह लगाकर ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए आए थे, जैसे कि उसको जू ने करने के लिए बोला था। अगली सुबह हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि याओ से मिलते हैं, जहाँ याओ ने टेंडर मीटिंग में उन्हें अपने अच्छे से डिजाइन प्रेजेंट करने के लिए बोलता है। अब जब मिस्टर शेन यहाँ से जा रहे थे तो याओ चैंगवान को उन्हें बाहर तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है, जहाँ पर मिस्टर शेन चैंगवान को बोलते हैं कि ये प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट के बारे में मुझे भी नहीं पता था, ये सब कुछ जियाली ने किया है। वो उसे अपने घर पर इन्वाइट करते हैं ताकि जियाली उससे माफ़ी मांग सके। ये बोलकर वो लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, पर चैंगवान लिफ्ट का दरवाज़ा रोककर उन्हें बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि आपकी कंपनी इस बिड को जीते, लेकिन आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वर्क पर रिलाय होना चाहिए, इसीलिए आप लोग कल अच्छे से प्रेजेंटेशन देना। ये बोलकर वो चली जाती है, जिसकी ये सारी बातें डोंग सुन रहा था क्योंकि उसे याओ ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो अब जाकर ये सारी बातें उसे बताता है, जो सुनकर वो हैरान था कि उन लोगों ने एग्रीमेंट वगैरह बनवाया है। डोंग यहाँ पर याओ को एक बार फिर से सोचने के लिए बोलता है क्योंकि कल बिडिंग के टाइम वो ये चीज़ एक्सपोज करने वाला था कि मिस्टर शेन की कंपनी ने डेनिस को ब्राइब दिया था ताकि कंपनी का टेंडर हर बार उन्हें मिले। वो उसे बोलता है कि हमारा टारगेट तो डेनिस है, जिसके लिए हमें दाइशिन फर्नीचर कंपनी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे चैंगवान पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। इस पर याओ कहता है कि उसके लिए अच्छा यही है कि उसके शेन फैमिली से शादी ना हो और वो मेरे साथ काम करे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है। और वो डोंग को बोलता है कि ये बात किसी को भी ना पता चले कि ये जो ब्राइब की डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चैंगवान से मिले हैं। अगले दिन अब टेंडर मीटिंग चल रही होती है, जब सभी लोग अपने प्रपोजल दे देते हैं और उनको सिलेक्ट करने की बारी आती है। तब याओ चैंगवान को कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाती। अब जब सभी जजेस कंपनीज को स्कोर दे रहे थे, जहाँ डेनिस बोलता है कि दाइशिन कंपनी हमारे साथ इतने सालों से काम कर रही है और उनका प्रपोजल भी बहुत ही अच्छा है, इसीलिए स्कोर देने से पहले हमें उन्हें कंसीडर करना चाहिए। लेकिन तभी शेन खड़ा होकर बोल देता है कि मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट है, आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद अपने स्कोर्स देना। सभी लोग अब जब उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे जहाँ उसके अंदर दाइशिन कंपनी की ब्राइब की लिस्ट होती है जो कि वो इतने सालों से डेनिस को देते आ रहे थे ताकि वो उनकी कंपनी को ही टेंडर दे, जो देखकर डेनिस भी हैरान हो जाता है। और चैंगवान को तो पता ही नहीं था कि आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में वो डोंग से पूछने लग जाती है, लेकिन वो फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताता। अब जब बिडिंग ओपन होती है तो टियान फर्निशिंग को टेंडर दिया जाता है, जो सुनकर मिस्टर शेन हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग इतने सालों से आपकी कंपनी को सामान सप्लाई कर रहे हैं, तो आखिर हमें रिप्लेस करने का रीज़न क्या है। जिस बात पर मिस जांग उन्हें वो ब्राइब की लिस्ट दिखाती है। वो लिस्ट देखकर मिस्टर शेन बोलते हैं कि डेनिस क्या तुम्हें इस सब पर कुछ भी नहीं कहना, लेकिन वो तो उठकर चला जाता है क्योंकि अभी तक ये सारी जो ब्राइब दी गई थी वो उसे ही दी गई थी ताकि दाइशिन कंपनी को हमेशा टेंडर मिलता रहे।
और जियालियांग से पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है। ये सामान सप्लाई वाली जो लिस्ट है उसके अंदर ये ब्राइब की लिस्ट क्या कर रही है। जो देखकर वो बोलता है कि ये तो उसने चैंगवान को भेजा था। असल में जब चैंगवान इवेंट के गिफ्ट पैकेजेस के लिए मिस्टर वांग से डिस्काउंट लेने गई थी, उस वक्त उन्होंने नशे में सामान की लिस्ट के साथ जो उन्होंने ब्राइब दी है उसकी लिस्ट भी अटैच कर दी थी। पर चैंगवान को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब मिस्टर शिन यहाँ पर सभी लोगों को बता देते हैं कि चैंगवान जो है मेरी बेटे की गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी के सामने उसे बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को प्यार में फंसाकर उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली और ऐसा करने से उसको कंपनी में प्रमोशन भी मिल गया। जो सुनकर चैंगवान को बहुत ही गुस्सा आता है। वो यहाँ पर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर याओ उसे रोक देते हैं। याओ को पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए वो पहले से ही चैंगवान की भलाई के लिए उसे यहाँ से भेज रहा था, लेकिन वो नहीं गई। वो कहते हैं कि इस सब का कोई भी मतलब नहीं है, अब दाइशिन कंपनी का ऑडिट होने के बाद ही फैसला आएगा। ये बोलकर याओ मीटिंग खत्म कर देता है। अब जैसे ही सभी लोग जाने लगते हैं तभी मिस्टर शिन की असिस्टेंट जू सभी लोगों को रोकती है और ये मीटिंग कैंसिल करवाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने जो डॉक्यूमेंट्स वोयू को लीक करवाने के लिए बोले थे वो उसे मिल गए थे और जब भी बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स पहले लीक हो जाते हैं तो बिडिंग कैंसिल करनी पड़ती है। अब जब सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो चैंगवान भागते हुए जियालियांग के पास आती है और बोलती है कि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता और मैंने टेंडर का बेस प्राइस भी लीक नहीं किया। पर जियालियांग बोलता है कि वो तुम्हारे मेल से भेजा गया है। इस पर वो कहती है कि अगर मुझे ही भेज नहीं होता तो वो मैं जू को क्यों भेजती। मिस्टर शिन भी यहाँ पर जियालियांग को बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसके बॉस ने मिलकर तुम्हें बहुत ही अच्छा बेवकूफ़ बनाया, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और जियालियांग भी बिना चैंगवान से कुछ बात करे चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सच में उसने उसका इस्तेमाल किया है। तभी दोंग चैंगवान के पास आता है और बताता है कि याओ तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाती हैं। जहाँ पर याओ तो सबसे पहले उससे पूछता है कि तुम्हारी ईमेल आईडी से वो बेस प्राइस लिस्ट लीक की गई थी, लेकिन वो बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया है। जो सुनकर दोंग सीसीटीवी कैमरास चेक करने के लिए बोल देता है। फिर चैंगवान उससे पूछती है कि आपको ब्राइब की लिस्ट कहाँ से मिली, तो बता देता है कि जब वो प्राइजेस नेगोशिएट करके उसने सप्लाई की लिस्ट भेजी थी उसी के साथ वो वाली लिस्ट भी अटैच थी। अब चैंगवान को यहाँ पर सब कुछ समझ में आने लग जाता है कि कैसे जब याओ को वो लिस्ट मिल गई तब उसने जानबूझकर उसे बिडिंग का इंचार्ज बनाया ताकि देशिन फैमिली कुछ भी करके वो टेंडर वापस पाने की कोशिश करे। इतने में याओ उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। वो बोलती है कि इसका मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि तुम देशिन कंपनी को टारगेट कर सको। पर वो कहता है कि मैं ये द ग्रुप का डायरेक्टर हूँ और मैं छोटे सप्लायर को क्यों टारगेट करूँगा। जो सुनकर चैंगवान को रियलाइज़ होता है कि शुरू से ही अभी तक उसका टारगेट सिर्फ डेनिस था, क्योंकि वो कंपनी के अंदर करप्शन कर रहा था और उसे उसको निकालना था, जिस सबके लिए उसने दूसरे और दाइशिन कंपनी को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। जो सुनकर याओ बोलता है कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरे सामने इतना बड़ा एविडेंस होगा तो मैं क्या करूँगा, और तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया, तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय हो या फिर देशन की सपोर्टर। पर चैंगवान बोलती है कि मुझे तो लगा था कि आप मेरे काम से खुश हो इसीलिए ये सब कर रहे हो। हम दोनों साथ में ग्रैंडमा की देखभाल करते हैं तो मुझे लगा कि हम एक फैमिली की तरह है और हम एक दूसरे से सच बोलेंगे, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि वर्क प्लेस पर कोई भी रिलेटिव और फ्रेंड नहीं होता। लेकिन दोंगो से बोलता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, बल्कि टेंडर मीटिंग के बाद याओ तुम्हें हेडक्वार्टर में रिकमेंड करने वाला था। पर चैंगवान कहती है कि अपनी पूरी रेपुटेशन खराब होने के बाद इस सब का क्या ही फ़ायदा। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। इधर याओ को भी ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो फ़ोन करके पूरे सर्विलेंस की फुटेज मंगाता है ताकि वो मैटर की जाँच कर सके। इसके बाद वो फटाफट से ग्रैंडमा से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चैंगवान वहाँ पर आई होगी। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुमने चैंगवान को बुली किया है। पर वो कहता है कि अगर उसने कंप्लेन किया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि लगता है तुमने चैंगवान को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया है, वो मुझसे सिर्फ अच्छी चीज़ें ही शेयर करती है। या वो बोलता है कि मुझे लगा था कि जब आप उसके साथ हो तो वो शेन फैमिली से अपने टाइज कट कर लेगी। पर ग्रैंडमा बताती है कि उसे मेरे बारे में नहीं पता और आखिर तुम कब लोगों पर यकीन करना सीखोगे। तुम्हारे साथ पास्ट में बुरी चीज़ें हुई है, लेकिन ये दुनिया सरप्राइजेस से भरी हुई है। अब इन सनफ्लावर सीड्स को ही देख लो, ये बाहर से ब्लैक होते हैं और अंदर से वाइट। इस पर याओ ग्रैंडमा को कहता है कि चैंगवान ने कभी भी वर्क प्लेस में हार्डशिप फेस नहीं की है, इसलिए आज मैंने उसे एक लेसन दिया है, क्योंकि वर्क प्लेस पर सिर्फ ऐसे ही लोग काम कर सकते हैं जिनके दिल स्टील और पत्थर के बने हो। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा ये लेसन बहुत ही गलत है। चैंगवान भले ही बाहर से नाजुक लगती हो, लेकिन अंदर से उसकी विल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो एक कॉम्पिटिटिव चाइल्ड है। अब तुमने ये सब किया है तो इसका नतीजा भी देखना है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी उसे मिस जांग का कॉल आ जाता है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि डेनिस करप्शन कर रहा था।
इसीलिए अब उसे यहाँ से भेज दिया जाएगा और उसकी जगह पर अब मिस जैंग कंपनी हैंडल करेंगे। इसीलिए वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो कहते हैं कि मैं तो चैंगवान को बड़ी इनोसेंट लड़की समझती थी, लेकिन वो तो दोनों साइड ही खेल गई। जिस पर याओ ने समझाता है कि जो ब्राइब की लिस्ट थी वो रियल थी, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है वो चैंगवान ने नहीं की, और मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। वो फिर यहाँ पर उनसे ये भी बोलता है कि चैंगवान की मदद से मैं शांगली को सिक्योर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं हेड ऑफिस चला जाऊंगा अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए। जो सुनकर मैं जैंग बोलती है कि तुम तो उसकी फीलिंग के साथ खेल रहे हो, यानी कि वो अभी भी अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था। सीन अब यहाँ से चैंगवान पर आता है जो कि माओ के घर में थी। वहाँ से वो जियालियांग को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जो देखकर माओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि कैसा लड़का है, ये सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर शिफ्ट करके चला गया, इसने प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं की। मैं तो कह रही हूँ अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी ना तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। और जो तुम्हारा बॉस है ना मिस्टर याओ, वो भी कोई डिसेंट इंसान नहीं है। बट चैंगवान बोलती है कि एज अ लीडर उसने जो कुछ भी किया सही किया, वैसे भी वर्क प्लेस है और यहाँ पर वो कंपनी के लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तभी वहाँ पर जाओ आता है जिससे कि माओ ने कॉल करके बुलाया था ताकि चैंगवान उसके सामने भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करके अपना दिल हल्का कर सके। लेकिन वो कहती है कि रोने वगैरह से कुछ फायदा नहीं होगा, और मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं भला कंपनी से क्यों जाऊँ। इसलिए वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है ताकि वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सके। लेकिन उसकी फ्रेंड बताती है कि पहले आईटी के लोग उसके सिस्टम वगैरह चेक करने के लिए ले गए हैं। तो जाओ से बोलता है कि कहीं कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे तुम्हें कोई क्लू मिल सके। तो चैंगवान अब अगले दिन जू से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसी के फोन पर वो लिस्ट लीक हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि उसने करवाया है। वो उससे यहाँ पर उस पर्सन का नाम पूछती है कि किसने किया है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होती और बोलती है कि अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती और हमारी हेल्प की होती टेंडर लेने में तो ये सब कुछ होता ही नहीं। पर चैंगवान कहती है कि क्या तुमने सबको अपनी तरह समझा है, अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती तो मेरी सबसे बड़ी गलती होती। जो सुनकर जो यहाँ से उठकर चली जाती है। तभी चैंगवान को दोंग का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, या उन्हें पूरी सीसीटीवी फुटेज वगैरह मंगवा ली थी, जिसमें ये तो पता चल गया कि तुम्हारे सिस्टम से किसी ने ईमेल भेजा था, लेकिन वो पर्सन कौन है या हमें नहीं पता चल पा रहा क्योंकि उसने मास्क वगैरह लगाया हुआ था। पर जैसे ही चैंगवान उस फुटेज को देखती है तो फटाफट से होटल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो वॉशरूम के अंदर वूयो को फुटेज दिखाकर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है। पर वूयो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो बोलती है कि इस वीडियो से तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगी। लेकिन चैंगवान उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुमने सब कुछ तो चेंज कर लिया, लेकिन तुम इस रिंग को चेंज करना भूल गई। इस पर वो कहती है कि ऐसी रिंग तो यहाँ पर पता नहीं कितने लोग पहनते होंगे, और अगर तुम्हें मुझ पर ब्लेम शिफ्ट भी करना है तो कहानी तो थोड़ी सी अच्छी बनाओ। पर चैंगवान उससे पूछते है कि तुम उस दिन बैग कैरी कर रही थी, जो सुनकर वो ये बोल देती है कि नहीं, मैंने उस दिन बैग कैरी नहीं किया हुआ था, जिससे कि अब उसका झूठ पकड़ा जाता है। और चैंगवान ने उसकी ये सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी, जो कि वो जाकर याओ को सुना देती है। इसीलिए वो अपनी गलती मान लेती है। वो कहती है कि दाइशिन कंपनी से किसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए वो याओ से माफी मांगती है और साथ में चैंगवान से भी। पर चैंगवान उसे माफ करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, उसने पहले भी काफी बार मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है, और अगर ये इस कंपनी के अंदर रुक भी गई तो भला कैसे इस पर ट्रस्ट किया जाएगा। वो अब उसे पुलिस को हवाले करने की बात कहती है, जो सुनकर वो रोने लग जाती है और बोलती है कि हाँ, कर दो पुलिस को फोन। वो उसे बताती है कि कैसे वो सिटी के बाहर रहती है, उसे यहाँ पर आने में रोज 3 घंटे लग जाते हैं, और यहाँ पर काफी सारे लोग अपने कनेक्शन के थ्रू काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। वो भी एक लग्जूरियस लाइफ चाहती है, उसी के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। जो सुनकर चैंगवान उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ। वो उसे बताती है कि कैसे मेरा भाई अभी तक बालकनी में सोता है, मेरा डैड की शर्ट घिस गई है लेकिन वो अभी भी नहीं लेना चाहते, और मेरी मॉम जिस किचन में काम करती है वो इसमें ठीक से खड़े भी नहीं हो पाती। मैं भी तुम्हारी तरह एम्बिशन रखती हूँ और पैसे कमाकर अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराऊंगी जैसे कि तुमने किया। जो सुनकर याओ भी वूयो को काम से निकाल देता है और उसे पुलिस के हवाले करने को कहता है। इसलिए मिस्टर जो से यहाँ से लेकर चले जाते हैं। चैंगवान फिर याओ से बोलती है कि मुझे ट्रांसफर चाहिए, जिस पर याओ पूछता है कि कहाँ। तो चैंगवान बोलती है कि कहीं भी, लेकिन आपसे दूर। जो सुनकर वो उसे अपने होटल के अपार्टमेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भेज देता है। चैंगवान अब इस सब की वजह से काफी अपसेट थी, पर वो घर जाकर ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करती। चमाम उसे डिनर के वक्त बिडिंग वगैरह के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या जियालियांग ने बिड जीत ली, पर चैंगवान बात को टाल देती है। वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसलिए वो काम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, इसलिए डैड उसे जाकर आराम करने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह अब चैंगवान अपना सामान लेकर अपने डिपार्टमेंट से जा रही थी, जहाँ पर उसके कलीग उसके जाने से काफी अपसेट हो जाती है। वो बोलती है कि मिस्टर याओ कितने रूड है, उन्होंने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया।
पर चैंगवन कहती है कि मैंने उन्हें अपना ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था, जिस पर वो बोलती है कि पर उन्होंने तुम्हें अपार्टमेंट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के अंदर भेजा है और ये तो एक तरीके से डिमोशन हुआ ना, कम से कम तुम्हारे लेवल की जगह पर तो भेजना चाहिए था। पर चैंगवन को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जहाँ भी जाएगी उसे अच्छे से बस काम करना था और वैसे भी इस डिपार्टमेंट से दूर जाने उसके लिए सही था ताकि वो गॉसिप वगैरह से बच सके। मिस्टर जू भी उसे जाते हुए देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी और उसे गुड लक विश करते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाती है। सीन अब यहाँ से याओ और दोंग पर आता है जो कि जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे, जहाँ पर दोंग से बोलता है कि चैंगवन आपको थोड़ा बहुत जो पसंद करती थी वो सब कुछ भी आपने गवा दिया, इसीलिए अब आपको अपने स्कोर पे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और जैसा आप उसके साथ कर रहे हो ऐसे तो आपने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं किया था, आपने तो उसे सीधा होटल मैनेजमेंट से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंदर भेज दिया। जिस पर याओ कहता है कि अगर वो यहाँ पर रहती तो लोग उसके बारे में काफ़ी गॉसिप करते। तो दोंग कहता है कि आपको उसे कैसी ऐसी जगह पर भेजना चाहिए था ना जहाँ पर काम कम और पैसे ज़्यादा हो। जिस पर याओ कहता है कि लेकिन उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता और प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, इसीलिए उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने दो और दुनिया घूमने दो ताकि वो कनेक्शन बना सके। जो सुनकर याओ बोलता है कि अरे बॉस आप तो बहुत दूर का सोचते हो, लेकिन शायद चैंगवन ऐसा ना सोचे। जो सुनकर याओ उठकर चला जाता है। सीन अब यहाँ से मिस्टर शिन पर आता है जहाँ पर उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि वो जो चैंगवन के कंप्यूटर से डिटेल्स लीक हुई थी उस सब के पीछे उसकी सेक्रेटरी जू का हाथ था, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी। हालांकि उन लोगों ने उसे छुड़वा लिया है क्योंकि जो ब्राइब उसने उस लड़की को दी थी वो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस सबसे कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए वो उसे जू का रिज़ाइन लेने के लिए बोल देते हैं। मिस्टर शिन अब जू को अपने कैबिन में बुलाकर रिज़ाइन देने के लिए बोलते हैं। जो सुनकर वो उनके क्लोज आने की कोशिश करती है पर वो उससे दूर हट जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी ब्राइब देने के लिए, अगर तुम्हारी वजह से कंपनी पर कोई असर पड़ा ना तो तुम इसका नतीजा जानती हो। फिर हम चैंगवन को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचकर वहाँ की मैनेजर जैंग से मिलती है। मैनेजर जैंग उसे बताती है कि यहाँ का काम होटल के काम से अलग होता है और यहाँ पर वो लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। तो चैंगवन बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगी। फिर मैनेजर जैंग उसे सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि कैसे यहाँ पर जो भी टेनेंट रहते हैं वो लोग उनकी सारी डिमांड्स वगैरह पूरी करते हैं, वो लोग जो भी कहते हैं, ताकि वो लोग टाइम पर अपना पैसा पे करें। वो यहाँ पर जो 513 रूम नंबर के अंदर गेस्ट रहती है उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है क्योंकि उसने 1 साल का अपना रेंट नहीं दिया होता और उसकी डिमांड्स भी कुछ ज़्यादा ही हाई होती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जिस भी पर्सन को तुम सर्विस हो वो तुम्हें रेटिंग देगा। चैंगवन अब आफ्टरनून में मिस चेन का दरवाज़ा खटखटाती है जो कि रूम नंबर 513 के अंदर रहती है। वो उसे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे ही रही थी लेकिन वो उसकी पूरी बात सुने भी नहीं, उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। तो चैंगवन दोबारा से दरवाज़ा नॉक करती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ की नई एम्प्लॉय हूँ, आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे रिपोर्ट कीजिए। जिस पर वो उसे सारी प्रॉब्लम बताने लग जाती है कि कैसे वो लोग उसके पार्सल ऊपर नहीं आने देते, बोलते हैं कि सिक्योरिटी इशू है और उसका दरवाज़ा भी ठीक नहीं है। ये सब बोलकर उसे सारी चीज़ें बताने लग जाती है। तो चैंगवन बोलती है कि मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स नोट कर ली है और मैं आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। जो सुनकर चैंग उसे सबसे पहले अपने लिए बबल टी लाने के लिए बोलती है, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। तो चैंगवन उसके लिए फटाफट से बबल टी लेकर आती है लेकिन उसे थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। फिर वो चैंगवन को अपने पार्सल लेकर आने के लिए बोलती है और यहाँ तक कि चैंगवन उसके डॉग्स को भी घुमाने के लिए लेकर जाती है। ये सब करने के बाद जब चैंगवन उससे रेंट की बात करने वाली थी तब वो उसके मुंह पर फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है, जो देखकर चैंगवन कुछ नहीं कर पाती। और जैसे वो यहाँ से जा रही थी तभी वो याओ को देखती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं अभी अभी यहाँ पर मूव हुआ हूँ। इस पर चैंगवन कहती है कि तुम तो होटल में रहते थे ना, पर वो उसे अपनी मदद करवाने के लिए बुलाता है। जो देखकर चैंगवन सोचती है कि यार मैं फिर से इससे मिल गई, कितना बैड लक है मेरा। जहाँ पर वो उसे अपना एक टेबल लैम्प ठीक करवाता है। जब चैंगवन उसे ठीक कर देती है तो वो उसे वाटर प्योरीफायर ठीक करने के लिए बोलता है। चैंगवन उसे चेक करने के बाद बोलती है कि वो उसे कल तक ठीक करवा देगी और यहाँ से जाने लगती है और उसकी सर्विस को एप्लीकेशन पर रेटिंग देने के लिए कहती है। जिस पर याओ कहता है कि चैंगवन मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, चाहे एज अ सेक्रेटरी हो या फिर एज अ हाउस कीपर। तो चैंगवन उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर हार्ड वर्क कर रही हूँ और बेटर यही होगा कि वो दोनों अपने अपने रास्ते चले। तो याओ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। पर वो कहती है कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख चुकी हूँ कि लीडर और कस्टमर जो भी प्रॉमिस करते हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं होते। ये बोलकर वो जाने लगती है। पर याओ उसे एक आखिरी एडवाइस देता है और बोलता है कि कस्टमर जो भी बोलता है तुम्हें वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही करो जो उसे अर्जेंटली चाहिए हो। चैंगवन अब थक कर अपने कैबिन में आती है जहाँ पर उसकी कलीग उसे अपसेट होने से मना करती है। उसे पता था कि मिस चैन एक ट्रबल मेकर है जिसने कि अभी तक 3 हाउसकीपर्स को यहाँ से भगा दिया है। वो फिर उसे ये भी बताती है कि लास्ट टाइम मिस चैन उनका जो ग्रुप है वहाँ पर एक ऐड पोस्ट कर रही थी जिस चीज़ के लिए हाउसकीपर ने उन्हें मना किया था, शायद उसी चीज़ का गुस्सा उन्होंने तुम्हारे ऊपर निकाला।
जो सुनकर चैंगवान समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। इसलिए वो अपनी कलीग शेरी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या होटल में कोई वाइन टेस्टिंग का इवेंट होने वाला है और मुझे उसकी टिकट चाहिए। तो शेरी उसे टिकट देने के लिए हाँ बोल देती है। सीन अब यहाँ से जाओ की कंपनी पर आता है जहाँ पर सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। जाओ का जो सीनियर होता है वो यहाँ पर बॉस से कंप्लेन करने लग जाता है कि जाओ का एक तो एजुकेशन बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है और ऊपर से वो मीटिंग में भी अभी तक नहीं आया। जो सुनकर सभी लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन तभी जाओ भागता हुआ मीटिंग में पहुंच जाता है। वो बताता है कि मिस्टर लियो ने मुझे एक्सीडेंट सीन पर भेजा था जो कि सिटी से बाहर था, इसलिए मुझे आने में काफ़ी देर हो गई। तो मिस्टर लियो यहाँ पर नाटक करने लग जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया कि मैंने तुम्हें भेजा था। जो सुनकर बॉस उसे घूर घूर कर देखता है और फिर केस के बारे में बताने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर लियो को केस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उनके बिहाफ पर जाओ केस के बारे में बताने लग जाता है और उसने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई थी। जो देखकर बॉस मिस्टर लियो को डांट लगाते हैं और बोलता है कि तुम इतने सीनियर लॉयर हो, जरा काम पर ध्यान दो। मीटिंग खत्म होने के बाद जाओ का सीनियर उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बॉस के साथ कनेक्शन है, तो क्या तुम उसके सामने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे? अच्छा ट्राई किया तुमने। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है और जाओ से बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। सीन अब यहाँ से चैंगवान पर आता है जो कि मिस चेन को होटल में वाइन टेस्टिंग पार्टी का इनविटेशन देती है। तो मिस चेन बोलती है कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। इस पर वो बताती है कि मैं इस होटल के अंदर काम कर चुकी हूँ जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और मैंने सुना है कि आपने भी अपना एक स्मॉल बिजनेस ओपन किया है, तो क्या पता आपको वहाँ पर कोई क्लाइंट मिल जाए। जो सब कुछ चैन बोलती है कि तुम मुझसे पैसे लेने के लिए इन्विटेशन लेकर आई हो मेरे लिए, पर चैंगवान बोलती है कि मैं तो सिर्फ आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और सबसे पहले दिन मैं आप ही से मिली, इसलिए मैं सच में आपकी सिंसियर फ्रेंड बनना चाहती हूँ। अब उस चैन उसकी सिंसियरिटी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और रेंट पे करने के लिए भी मान जाती है। जिनकी ये बातें याओ अपनी रूम के अंदर से सुनकर खुश हो रहा था कि चैंगवान ने ये सब काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। तभी चैंगवान उसे थैंक्स बोल के मैसेज करती है क्योंकि उसी ने उसे एडवाइस दी थी कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किसी बड़ी सी पजल को सॉल्व कर रहा था। जिसके बाद हम मॉम डैड और जाओ को साथ में घर पर डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ मॉम बोल रही होती है कि चैंगवान को क्या हुआ है, आजकल वो काम से बहुत ज़्यादा लेट आती है। इस पर जाओ ने बोलने लग जाता है कि उसका अभी प्रमोशन हुआ है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, इसीलिए वो देर तक काम करती है, आप उसकी चिंता मत करो। पर मॉम बोलती है कि बहुत दिनों से जालिंग उसे छोड़ने के लिए भी नहीं आया, क्या उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। वो जाओ को यहाँ पर चैंगवान से बात करने के लिए बोलती है, पर डैड कुछ और बात करके टॉपिक ही चेंज करते हैं और जाओ भी ऐसा करने में उनका साथ देता है। थोड़ी देर बाद अब चैंगवान घर पर आती है जहाँ जाओ से पूछता है कि तुम ओवर टाइम क्यों काम कर रहे हो, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो चैंगवान बताती है कि ये नया एनवायरनमेंट है जिसमें मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बोलता है कि डिनर के वक्त मॉम तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रही थी, इसीलिए उन्हें तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए, तुम ज़्यादा टाइम तक उनसे ये सब कुछ छुपा कर नहीं रख सकती। साथ ही वो उससे जालियांग के बारे में बोलता है कि तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो और उसकी फैमिली तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी ना तो मैं भी फर्म में अपनी जॉब छोड़ दूंगा। तो सुनकर चैंगवान उसे बोलती है कि मेरे रिलेशनशिप की वजह से तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम मॉम डैड को सुपरमार्केट में देखते हैं जहाँ पर मॉम अभी भी चैंगवान और जियालियांग के बारे में सोच रही थी कि मुझे तो लगता है कि उन दोनों की लड़ाई हुई है और जाओ को इस सब के बारे में पता है, लेकिन वो और उसकी बहन दोनों मिलकर हमसे इस बारे में छुपा रहे हैं। इस पर डैड बोलते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और ऐसे में लड़ाई वगैरह होना तो एकदम नॉर्मल बात है। पर मॉम बोलती है कि मुझे तो चैंगवान की शादी की बहुत ही चिंता है, उसकी उम्र निकलती जा रही है और जियालियांग का कितना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, ऐसे लड़के ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पर तभी फूड पर डिस्काउंट की अनाउंसमेंट होती है, इसलिए मॉम ये सब छोड़कर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। अगले सुबह हम डैड को देखते हैं जो कि चैंगवान को कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी मॉम जियालियांग के घर गई है। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। इधर हम मॉम को देखते हैं जो कि जियालियांग के घर पर जाती है जहाँ पर वो उसकी मॉम के लिए काफ़ी सारी सॉसेस बनाकर लेकर गई थी और बोलती है कि पिछली बार जो मैं सॉस बनाकर लेकर आई थी वो ख़त्म हो गई होगी ना, इसलिए मैं आपके लिए नया बनाकर लेकर आई हूँ। वो यहाँ पर उनके घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतना बड़ा घर है। जिन्हें यहाँ पर देखकर मिसेस सेनो ने बोलती है कि आप यहाँ पर चैंगवान के लिए आई हैं। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या आपने नोटिस किया है कि जियालियांग आजकल काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है, साथ ही चैंगवान भी चुप चुप रहती है। मुझे लगता है कि इन दोनों की फाइट हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, कपल्स में तो ये सब चलता ही रहता है और हमें इन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। जिस पर मॉम कहती है कि इन दोनों की फाइट हुई है, कि चैंगवान ने आपको नहीं बताया। जिस पर मॉम बोलती है कि वो कभी भी बुरी चीज़ें मुझसे शेयर नहीं करती। इधर हम डैड को देखते हैं जो कि याओ को कहीं पर ड्राइव करके ले जा रहे थे। वो याओ को बोलते हैं कि मैं आपको ड्रॉप करने के बाद कार से अपनी वाइफ को लेने के लिए जाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही है। जिस पर याओ बोलता है कि कोई बात नहीं, हम रास्ते में उन्हें पिक कर लेंगे। इधर मिसेस शिन सारी गलती चैंगवान पर डाल देती है और बोलती है कि उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो सुनकर मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम लोगों को ब्राइब दे रहे थे और मेरी बेटी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। अगर आप लोग ऐसे काम करते ही नहीं तो आप लोग एक्सपोज क्यों होते।
हम मिडिल क्लास लोग ज़रूर है, लेकिन हम कभी भी ऐसे काम नहीं करते। जो सुनकर मिसेस शिन यहाँ से उठकर जाने लगती है और चैंगवन की मॉम को भी जाने के लिए बोलती है, पर मॉम बोलती है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग ऐसे लोग हो तो मैं कभी भी याओ को आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, और आप लोगों को टेंडर नहीं मिला ना तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि आप लोगों को डिजर्व नहीं करते। जो सारी बातें जियालियांग भी अपने रूम के अंदर बैठकर सुन रहा था, और शोर सुनकर जियाली भी नीचे आ जाती है और फिर से मॉम की इंसल्ट करने लग जाती है। तो मॉम उसे बोलती है कि हम लोग तुम्हारे जैसे लोग नहीं है, मेरी बेटी ईमानदारी से काम करती है और पैसे कमाती है, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो कि घर पर बैठकर पेरेंट्स के पैसे उड़ा रही है। और तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, वरना अच्छे से सबक सिखाती। जो सब सुनकर जियालियांग भी नीचे आ जाता है और मॉम यहाँ से जाने लगती है। तो जियाली यहाँ पर अपनी मॉम को बोलती है कि देखा आपने लोग कैसे लोग हैं, इसलिए मैं आपको चैंगवान से प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए कह रही थी। जो सुनकर मॉम को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरी बेटी को ये सब एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए फोर्स किया। उसी वक्त चैंगवान भी भागते भागते यहाँ पर आ जाती है, जहाँ जियाली मॉम को बोल रही थी कि अगर चैंगवान को हमारा पैसा नहीं चाहिए तो भला उसने एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं किया। तभी चैंगवान अंदर आकर अपनी मॉम को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, पर उसकी मॉम उसे बताने के लिए कहती है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। पर चैंगवान कुछ भी नहीं बोलती और अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने लगती है। जो देखकर जियाली बोलती है कि देखा आप लोगों ने, ये कैसी लड़की है, एकदम अपनी माँ की तरह है। जो सुनकर चैंगवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अभी तक तो मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब जो मैं बोलने वाली हूँ शायद आपको अच्छा ना लगे, और ये आखिरी बार है जो कि मेरी आप लोगों से बात हो रही है। वो जियालियांग की मॉम और उसकी सिस्टर को बोलती है कि मुझे पता है कि आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मैं अपने एफर्ट्स और सिंसेरिटी से हम लोगों के बीच का जो ये गैप है उसे ओवरकम कर दूंगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। और मैं एक बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग पर्सन हूँ, लेकिन मेरी भी एक बॉटम लाइन है। चाहे मैं किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करती हूँ, लेकिन अगर मेरी फैमिली को कोई इतना सा भी सफ़र करने की कोशिश करेगा तो वो सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आज और अभी से मेरा और आपकी फैमिली के साथ जो कोई भी रिश्ता था वो यहाँ पर ख़त्म होता है और मैं जियालियांग से ब्रेकअप करती हूँ। ये बोलकर वो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने लगती है, जहाँ पर मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इतना इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेना चाहिए था और तुम्हें जियालियांग से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन चैंगवान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी हम देखते हैं कि जियालियांग बारिश में भीगता हुआ इन लोगों के पीछे पीछे आ रहा होता है। इसलिए मॉम चैंगवान को जियालियांग से बात करने के लिए बोलती है, तो चैंगवान उन्हें साइड में खड़ा करके जियालियांग से बात करने के लिए जाती है, जहाँ वो जियालियांग से बोलती है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए अब हमें ये सब और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जियालियांग उसे एक बार फिर से ट्राई करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैं और तुम यहाँ से बहुत दूर चलेंगे, अपनी फैमिली से बहुत दूर, जहाँ पर सिर्फ हम होंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। जिस पर चैंगवान बोलती है कि तुम फैमिली की बात तो छोड़ ही दो, तुम अपनी बात करो कि तुमने कभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। टेंडर मीटिंग के दिन मुझे फंसाया गया था और मुझे वो ब्राइब वाली लिस्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता था, लेकिन तुमने ये सारी चीज़ें मुझसे बात करके सॉल्व करने के बजाय अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तुम हमेशा सारी प्रॉब्लम से भागते रहते हो, फिर आकर मुझे सॉरी बोल देते हो और तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों ने कभी मिलकर प्रॉब्लम को फेस किया ही नहीं। इस पर जियालियांग कहता है कि हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, तुमने जो कहा है मैंने हमेशा वही किया, और तुम्हें तो शायद पता भी नहीं कि कितनी बार मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से लड़ाई की, और क्या तुमने कभी मेरी चिंता की है। उसी वक्त डैड याओ के साथ कार लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और चैंगवान और जियालियांग को खड़े होकर बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ चैंगवान जियालियांग को बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती तो तुम्हारे इतने झूठ बोलने के बाद भी बार बार तुम्हें माफ़ नहीं करती, और इतनी डिफ़िकल्टी होने के बाद भी मैंने रिलेशनशिप कंटिन्यू किया, जबकि तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को कितना ज़्यादा नीचे दिखाया, लेकिन अब मैं ये सब करके थक गई और मैं गिव अप कर रही हूँ। जियालियांग उसे बोलता है कि क्या तुम सच में ब्रेकअप करना चाहती हो। तो चैंगवान रोते हुए उसे बोलती है कि हम दोनों की अलग अलग दुनिया है और हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, इसलिए यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। ये बोलकर उसे अम्ब्रेला देकर यहाँ से अपनी मॉम के साथ जाने लगती है, जिसे रोता हुआ देखकर याओ डैड को बोलता है कि मैं अपने आप घर चले जाऊँगा और आप चैंगवान और मॉम को लेकर चले जाओ, जिस चीज़ के लिए डैड उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर वो मॉम और चैंगवान को कार में बिठाते हैं, जिन्हें यहाँ पर देखकर चैंगवान हैरान थी, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जियालियांग यहाँ से जा चुका था, जो देखकर वो उसे उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करने लग जाती है और काफ़ी सैड होती है। पर फिर कार में बैठकर डैड के साथ यहाँ से चली जाती है, जिसे जाता हुआ याओ देख रहा था। इसके बाद हम चैंगवान को घर पर देखते हैं, जहाँ वो वॉशरूम के अंदर बैठकर रो रही थी और मॉम को बारिश में भीगने की वजह से कोल्ड हो गया था, इसलिए डैड उन्हें दवाई दे रहे थे। पर मॉम को चैंगवान की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से वॉशरूम में थी और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। उसी वक्त जाओ भी घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर डैड उसे सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या हुआ और चैंगवान ने जियालियांग से ब्रेकअप कर लिया। इस पर वो कहता है कि ये तो होना ही था, कि आपने उनकी फैमिली को देखा है कि वो कैसी थी। पर मॉम उसे ऐसी बातें करने से मना करती है और वॉशरूम के पास जाकर दरवाज़ा नॉक करती है चैंगवान को बाहर बुलाने के लिए, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आती। तो उन्हें लगता है कि
कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया हो। वो दोबारा से दरवाज़ा नॉक करने के लिए जा ही रही थी, पर तभी वो एकदम से बाहर आ जाती है और ऐसे बिहेव करने लग जाती है जैसे एकदम नॉर्मल हो। वो फिर सामान लेने के बहाने बाहर चली जाती है, जो देखकर जाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है। पर मॉम को चैंगवान को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि पता नहीं इसे अब और कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, और वो भी अपसेट होकर रोने लग जाती है। लेकिन डैड उन्हें कंफर्ट करते हैं और बोलते हैं कि जाओ गया है ना उसके साथ, वो उसे अच्छे संभाल लेगा। इधर चैंगवान रास्ते में अकेले ही चले जा रही थी, तो जाओ उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने ब्रेकअप कर लिया और अब मैं भी उस लॉ फर्म के अंदर काम नहीं करूँगा। तो चैंगवान उसे बोलती है कि क्या इसका मतलब मैं ये समझूँ कि तुम्हें कनेक्शन की वजह से जॉब मिली थी, जो सुनकर जाओ उसे देखने लग जाता है। तो चैंगवान बोलती है कि तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी अपनी मेहनत की वजह से मिली थी, इसीलिए तुम सिर्फ हार्ड वर्क करो, और अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि ये फॉर्म तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या फिर तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तभी जाकर तुम जॉब चेंज करना। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी बोलती है कि लाइफ कैसे एक ब्लाइंड बॉक्स की तरह होती है। वो जब भी कुछ लाइफ में करते हैं तो उन्हें पता नहीं है कि वो चीज़ सही होगी या फिर गलत, पर वक्त के साथ साथ उन्हें वो चीज़ पता चलती है। जो सुनकर जाओ से बोलता है कि चाहे लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन कभी भी खुद को इस तरीके से लेट डाउन मत करो जैसे कि तुम कर रही हो। अगले सुबह फिर हम चैंगवान को देखते हैं, जो कि बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। जो देखकर मॉम जाओ को बोलती है कि क्या तुमने कल चैंगवान से बात की थी? तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने उससे बात किया है, और आप चिंता मत करो, जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगी, वो बहुत ही समझदार लड़की है। पर मॉम को उसकी चिंता हो रही थी। वो बोलती है कि जब तक जियालैंग और चैंगवान एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इस तरीके से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। पर जाओ अपनी मॉम को समझाता है कि चैंगवान आपकी तरह नहीं सोचती है, उसके लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉम फिर भी उससे इस सब के बारे में बात करना चाहती थी। सीना वापस से चैंगवान पर आता है, जो कितनी ज़्यादा अपसेट होती है, तो वहाँ पर साइन बोर्ड भी नहीं देखती और फ्लोर गीला होने की वजह से उसका पैर मुड़कर स्लिप हो जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। याओ भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, जो कि उसे ऐसे देखकर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसकी कलीग उसकी हेल्प करके वहाँ से उसे ले जाने लगती है, जिसे ऐसे देखकर याओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जब चैंगवान मीटिंग में होती है तब भी उसका ध्यान काम पर नहीं होता। उसी वक्त उसकी कलीग उससे पावर बैंक मांगती है, तो उसे वही वाला पावर बैंक देने लग जाती है जो कि उसने जियालैंग को दिया था। जो देखकर वो फिर से उसके साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लग जाती है। पर उसकी मैनेजर यहाँ पर उसकी तारीफ करती है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, और मिस चेन ने उसके काम के लिए उसे 5 स्टार रेटिंग भी दी थी। फिर जब मीटिंग के बाद चैंगवान जा रही होती है तभी माँ उसे वहाँ पर लेने के लिए आ जाती है और बोलती है कि तुमने ब्रेकअप कर लिया और मुझे बताया भी नहीं, जिसे यहाँ पर देखकर चैंगवान उसे हक कर रोने लग जाती है। तो माँ उसे अपने घर पर लेकर जाती है, जब हम देखते हैं कि चैंगवान उसे बिना कुछ बात किए सिर्फ सोफे पर लेटी हुई थी। तो माँ उसे बोलती है कि तुमने जियालैंग से ब्रेकअप किया है तो बड़ी खुशी की बात है ना, क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी करती तो फ्यूचर में काफ़ी तुम्हें सफ़र करना पड़ जाता, लेकिन अभी तो तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम इतना सैड क्यों हो रही हो मुझे पता नहीं। इस पर चैंगवान बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं आखिर इतनी सैड क्यों हूँ। तो माँ उसके मन की बात बाहर निकालने के लिए उसके लिए एक ड्रिंक बनाने के लिए चली जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।